नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान पर। बच्चों, हम वर्णों के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है व्यंजनों की व उनके वर्गीकरण की। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की परिभाषा जानने से पहले हम स्वर की परिभाषा की दोहराई करते हैं एक बार। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक इसके विपरीत व्यंजन वे ध्वनियां हैं या वे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है, स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। लिखे जा सकते हैं। लिखते हम कैसे हैं? हलंत लगाकर। ये एक चिन्ह हो जाता है। हलंत का चिन्ह होता है ये कि हमने ये जो क लिखा है वो स्वर रहित लिखा है। यदि हम हलंत नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये स्वर सहित है, यानी क के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। इसकी ये पहचान हो जाती है। हम उच्चारण नहीं कर सकते, लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? हलंत लगाकर। यानी कि यहाँ पर जो हमने व्यंजन लिखे हैं वो स्वर रहित लिखे हुए हैं। सबके नीचे हमने क्या लगाया हुआ है? हलंत लगाया हुआ है। ठीक है। अब हम हमारी वर्णमाला में ये हमारे सारे व्यंजन हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। कै से लेकर मैं तक जो हमारे व्यंजन हैं, क्या कै से लेकर जो मैं तक व्यंजन हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। एक वर्ग में 5 आते हैं। एक वर्ग में कितने? 5। इनको वर्गों में बांट दिया गया है। वर्गों के नाम क्या रखे? जैसे कैसे शुरू होता है तो क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। वर्गों में बांटने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है इनको? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25 से हो जाती है। लेकिन ये हमने संस्कृत से लिए थे। 2 ध्वनियों का और विकास जो है वो हिंदी में कर लिया गया है। वो कौन सी है? ड और ड। वो किससे? ड से और ढ से। इनके नीचे नुक्ता लगा देने से क्या इनकी ध्वनि में जो वो परिवर्तन आ गया है। इसको ड बोला जाता है और इसको ड बोला जाता है। इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये शब्दों के बीच में आते हैं या तो शब्द के अंत में आते हैं। जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या, जैसे पेड़, सड़क, बड़ा, ऐसे जब हम बोलते हैं पहाड़ तो किसका प्रयोग हुआ? अड़ का। कढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, इन सब में किसका प्रयोग हुआ? ड का। लेकिन जो ये हमारे व्यंजन हैं इनसे स्वतंत्र रूप से शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे ड से बन जाएगा डमरू, ढ से बन जाएगा ढक्कन, ढोलक, ये सारे। दोनों का प्रयोग जब होता है वहां पहले ढ होगा। जैसे किस शब्द में हो सकता है? जैसे हम ढूंढना लिखते हैं, वहां पर जो है ये हमारा पहले क्या है? ढ है। फिर इसका विकसित रूप है ड। ये ढूंढना ये होता है। लेकिन इसका प्रयोग पहले कभी नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। जो शब्दकोश होता है उसमें भी इससे पहले कोई शब्द आपको कभी ढूंढना पड़ जाए, पहली बात तो याद रखनी है हमें इनसे शब्द बनता ही नहीं। जब बनता ही नहीं तो शब्दकोश में भी नहीं मिलेगा। इनसे संबंधित जो शब्द जिसमें योग हमें देखने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो इनके जो नाम है इनको विकसित ध्वनि कह दिया जाता है। विकसित ध्वनि, हिंदी की विकसित ध्वनि। इनको द्विगुण कह दिया जाता है क्योंकि 2 गुण इनके अंदर आ गए। पहले यहाँ पर प्रयोग है, फिर यहाँ दूसरा गुण इनके अंदर आ गए, इनको द्विगुण कह दिया जाता है। इनको उत्क्षिप्त भी कह दिया जाता है। उत्क्षिप्त भी कह दिया जाता है। जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो जब जो हमारी जिह्वा होती है वो पहले हमारी मूर्धा को स्पर्श करती हुई, मूर्धा हमारे ऊपर वाला
खुरदरा भाग होता है वो मूर्धा होती है। उच्चारण स्थान जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो मूर्धा को स्पर्श करते हैं और फिर झटके के साथ जो है वो नीचे आ जाती है जब इनका उच्चारण इनसे अलग हो जाता है। तो 2 ये हो गई हमारे 25, ये थे हमारे पास, ये हो जाते हैं हमारे 27। कितने व्यंजन हो गए हमारे 27। अब बात आती है य र ल व की। य र ल व, यदि हम इनको बोल के देखते हैं तो इनमें जो है वो मुख विवर के आधार पर यदि हम देखते हैं तो ये कुछ कुछ स्वरों की तरफ जाते हैं, लेकिन अंदर के अंदर जो हवा हमारे मुख अवयव को स्पर्श करती है तो ये व्यंजन की तरफ हो जाते हैं। इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी जो स्थिति है वो मानी जाती है स्वरों व व्यंजनों के बीच की। स्वरों व व्यंजनों के, स्वरों व व्यंजनों के बीच की, बीच में, स्वरों व व्यंजनों के बीच में इनकी स्थिति मानी जाती है। ठीक है, आगे बात आती है श श श है की। इनको बोलते हुए जब हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है तो वो घर्षण के साथ निकलती है, एक विशेष घर्षण के साथ बाहर आती है और वो थोड़ी सी गर्म होती है। गर्म होने के कारण इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। और अब यहाँ पर यदि हम इनकी स्थिति देखते हैं अंतस्थ व्यंजन की, तो भी बीच में ही है। वो किसके बीच में है? यहाँ पर स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में है। वैसे इसकी स्थिति कहाँ मानी जाती है? स्वरों और व्यंजनों के बीच में मानी जाती है। अब बात आती है अक्षर त्रय ज्ञ और शरय की। इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। इनकी ये दूसरे व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए हैं, संधि करके बनाए गए हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये किन किन से मिलकर बने होते हैं? ये होता है क जमा श से। ठीक है, ये होता है त जमा र से, ये होता है ज जमा य से, और ये मिलकर बना होता है श जमा र से। ठीक है, हलंत क्यों लगाया है? क्योंकि हमने यहाँ भी हलंत लगाया हुआ है। स्वर रहित हमने लिखे हुए हैं, जब हम स्वर सहित लिख देंगे तो यहाँ से हलंत दूर हो जाएगा। इस प्रकार जो क और श से अक्षय, त और र से तरह, ज और य से ज्ञ और श और र से श्रय का निर्माण हो जाता है। इन सब की संख्या कितनी है? ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी कितने हैं? 4 है। 27 हमारे यहाँ पर है। तो व्यंजनों की संख्या, व्यंजन कितने हो गए हमारे? कुल व्यंजन कितने हो गए? 27, 4 4 8 और 4 12, 39। कितने हो गए हमारे? 39। पहले व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 मानी जाती थी। कब मानी जाती थी? जब हमारे पास 2 विकसित ध्वनियां नहीं थी और संयुक्त व्यंजन नहीं थे। उसके बाद जब हम कुल वर्णों की बात यहाँ पर करेंगे तो इनमें किसको जोड़ेंगे? अभी हम स्वरों को जोड़ेंगे। स्वर कितने हैं हमारे? 11। तो ये कितने हो जाते हैं? 50 वर्ण। अब 2 हमारे पास अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह, अयोगवाह क्या है? अयोगवाह अनुस्वार है, एक तो अनुस्वार है और एक कौन सा है? विसर्ग है, विसर्ग। इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास से? 52। तो वर्णों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 52। ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा कि व्यंजन जो है वो हमारे वर्गों में बांट लिया जाता है। कैसे? लेकर मैं तक के व्यंजनों को वर्गों में बांट दिया जाता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वैसे इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है वो किसी न किसी अवयव से टकराती है या हवा भी टकरा कर बाहर निकलती है। इसके बाद जो ये हमारा चवर्ग है, इसको स्पर्श संघर्षी भी बोला जाता है। स्पर्श संघर्षी, इस वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एक तो जीवा स्पर्श करती है तो स्पर्शी हो गए ये। दूसरी बात, जब इनको बोलते हैं, जैसे यहाँ कुछ संघर्ष करना पड़ता है, उस समय यहाँ पर संघर्ष के साथ हवा बाहर निकलती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इनको बोलते हुए हमारे जो सांस को बाहर आते हुए, हवा को बाहर आते हुए संघर्ष करना पड़ता है, तो इनको स्पर्श संघर्षी बोला जाता है। ठीक है,
आपको बात समझ आई होगी। आगे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे प्रांतों के आधार पर और घोषितों के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।